हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी में फर्स्ट पेपर में अंग्रेजी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपने सिलेबस देख लिया होगा, अपने पास 10 टॉपिक निर्धारित हैं, उनमें से कोई से भी 5 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं। कई बार ये क्वेश्चन अपने लिए सरल होते हैं, कई बार थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपने धैर्य के साथ मेरे सारे वीडियोस देखे और इनको समझने का प्रयास किया तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप कम से कम 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, यानी मिनिमम 3 तो आप सही कर पाओगे, 5 भी आप कर पाओगे अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा। तो आपके लिए, क्योंकि एक एक नंबर बड़ा कीमती है, तो मैं तो कहूँगा कि आपको बूंद बूंद से घड़ा भरना है। ज़्यादातर होता यह है क्योंकि हम सब अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी थोड़ी सी सिरदर्द वाली साबित होती है, थोड़ी परेशानी वाली साबित होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि वो कैसे भी करके अपने जो 4 या 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं उनको सही ढंग से कर पाएँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अंग्रेजी वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं, उनको ये सिरदर्दी लगती है और वो इनको पढ़ाई में शामिल ही नहीं करते हैं, सिलेबस को वो टच ही नहीं करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं ताकि वो इसको छोड़े नहीं और इसमें नंबर लेके आएँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बड़े ही सरल क्वेश्चन आते हैं, 10th लेवल की इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ इसमें कौन सा टेंस है। कई बार अपने को इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे दिया गया और कहा गया कि बताओ नीचे सही हिंदी इसका अनुवाद कौन सा है ना। कई बार ब्लैंक स्पेस में सही वर्ब भरने के लिए अपने से कह दिया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, अपन सभी तरीकों पर विचार करते हुए एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और जब ये अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो इस टॉपिक के जस्ट बाद पिछली जितने भी आरपीएससी हुई है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की हुई हो चाहे संस्कृत एजुकेशन की हुई हो, तो उनमें जो क्वेश्चंस आए थे हम उनकी इस बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे इसी क्लास में। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं पे जाइएगा मत। हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले कहा कि आपको धैर्य रखना होगा, लेकिन निश्चित मानिएगा कि हमारे जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अपना टॉपिक है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। आप सबको पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम सब 6ठी क्लास से पढ़ते आए हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस हैं एंड दीज 3 टेंसेज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच आर इंडेफिनिट, इट इज आल्सो नोन एज सिंपल, एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड अगेन फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों के, तीनों टेंसों के 4 भाग होंगे, लेकिन हम इन भागों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए हम इस बात पे फोकस करेंगे कि अपने पास ज़्यादा नंबर हम कैसे लेके आए, मैक्सिमम नंबर, यानी हम कैसे कौन सी चीज़ पकड़ें कि हम उस टेंस को पहचान पाएँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक टेंस का चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें टेंस का नाम होगा, उसके बाद उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है वो होगी, उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली जाती है वो होगी, और हेल्पिंग वर्ब भी किस सब्जेक्ट के साथ, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल के साथ कौन कौन से काम में ली जाएगी वो लिखी हुई होगी। उसके साथ ही हिंदी में जो पहचान है वो भी अपने को आनी चाहिए, क्योंकि पहचान से हम पकड़ पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ टाइम एडवर्बियल्स पकड़ेंगे, जैसे कि इस टेंस में यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर,
डेली, एवरीडे वगैरह वगैरह कई शब्द हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन टाइम एडवर्बियल से हम ये पकड़ पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो अब हम जैसा कि बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी हिंदी में वाक्यों की पहचान ये है कि हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं या फिर है और हूं। देखो, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं एक शिक्षक हूं, वे एक शिक्षिका है, वे विद्यार्थी हैं। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो ये इसकी हिंदी में पहचान हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है डीओ डू और दूसरी DOES डज। यहां हम ये ध्यान देंगे कि थोड़ा उल्टा हो गया है इसमें लिखने में, इसको यहां कर लीजिए डज और डू। जो डज है इसका प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट, नेम इनके साथ होगा। और डू का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहां हम एक बात और जानेंगे कि जब हम आगे और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाएगी, और हम जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, न तो डू का न डज का। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ काम में ली जाएगी, एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, हम करेंगे कि अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाएंगे। हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के बाद में एस या ईएस ऐड कर देंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी है वो सब आ जाएंगे। हम दो उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी टीच, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली जाएगी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी टीच, यू टीच। अब ऑब्जेक्ट लिखा इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश हो गया। वह अंग्रेजी पढ़ाता है, यहाँ अपना सब्जेक्ट हो गया ही। अब यहाँ पे हम देखेंगे ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब के अंत में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ईएस। तो क्योंकि इस वर्ब के अंत में CH आ रहा है, इसलिए हम इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, ईएस, और ये बन जाएगा ही टीचेज इंग्लिश। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान दीजिए, यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ही, प्लूरल हो तो नहीं करना ये काम। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के अंत में अपने को एस या ईएस जोड़नी पड़ेगी। अब अगर किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन है कि मैं एस कब जोड़ूं और ईएस कब जोड़ूं, तो उसके लिए सरल सा तरीका है कि जिन भी वर्ब्स के अंत में, जिन भी वर्ब्स के लास्ट में, जिन भी वर्ब के लास्ट में एस, एच या फिर CH या फिर डबल एस या फिर O या X अथवा Z आए, तो अपने को ES जोड़ना है। तो अपने को क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। अगर ये आ जाए तो ही अपने को ES जोड़ना है, बोर्ड से बाहर हो गया ये, तो ही अपने को ES जोड़ना है, बाकी सबके साथ अपने को S जोड़ना है। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूं कि अपने को S या ES जब ही जोड़ना है जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने को S या ES बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। NEGATIVE, SENTENCE,
नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक तो है डू और एक है डज। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी और हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड करके ही नेगेटिव बनाया जाता है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर देंगे, यानी कि डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या ध्यान देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी अपने को एस या ईएस ऐड नहीं करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वही ऑब्जेक्ट है और वही अदर वर्ड्स है। ये अदर वर्ड्स हो गए। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना फॉर्मूला हो गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। जैसे तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, सेंटेंस हम यही बना के देख लेते हैं, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो। अब देखिए सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू, तो हमने यू लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे कि क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, डू डज। यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे डू, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए डू नॉट, यू डू नॉट। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। जिस भी शब्द के अंत में ता ते ती आ रहा है वही मेन वर्ब है, तो पढ़ाने का, पढ़ाने को क्या कहेंगे, टीच। तो यू डू नॉट टीच। अब क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLISH। या मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसमें कई बालक कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है। ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए अपने को दो बातें विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी वर्ड क्या और किससे इनका जवाब देता है वही ऑब्जेक्ट होता है। या देखिए, तुम पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो। अब प्रश्न किया क्या पढ़ाते हो, तो इसका उत्तर आ रहा है अंग्रेजी। इसका मतलब अंग्रेजी क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट, है ना। अगर सपोज एक वर्ड है तुम स्कूल जाते हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, इंग्लिश क्या बनेगी, यू गो टू स्कूल। तो यू सब्जेक्ट हो गया, गो मेन वर्ब हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, वो हो गया अदर वर्ड्स, क्योंकि वो क्या और किससे का जवाब नहीं दे रहा, है ना। तो इसके ऊपर आगे और हम चर्चा कर लेंगे, फिलहाल इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। अब इसकी इंग्लिश बनाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह को इंग्लिश में कहेंगे ही। अगर ये लड़की होता, पढ़ाती है होता, तो हम सी कर देते, ही। अब क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी डज। तो ये बन जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिएगा, कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में CH आ रहा है, तो हम इसमें क्या जोड़ देते, ES, क्योंकि सर ने क्या कहा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के अंत में CH आ रहा हो, SH आ रहा हो, SS आ रहा हो, OX या Z आ रहा हो, ES जोड़ दो। अब वो बच्चों को वो बात तो याद रह जाती, लेकिन ये बात वो कई बार भूल जाते हैं कि सर ने ये कहा था कि ये नियम केवल और केवल एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई है। इस सेंटेंस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस नियम को अपन अप्लाई नहीं करेंगे। तो कंफ्यूजन में कई बार गलती कर देते हैं, मुझे विश्वास है कि आप ये गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपने को पता है कि डज अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे टीच में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो ये बनेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। अब हम इसी के साथ लगे हाथों एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना और सीख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है,
सबसे पहले अगर कोई WH वर्ड होगा, क्योंकि अपने को पता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए दो तरीके हैं अपने पास, या तो WH वर्ड से बनाएगा या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। WH वर्ड से कैसे बनेगा? जैसे तुम क्या पढ़ाते हो, तो व्हाट डू यू टीच, व्हाट आ गया, WH वर्ड हो गया। क्या तुम पढ़ाते हो, अब इसका आंसर यस या नो में आएगा। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। क्या तुम पढ़ाते हो, हाँ मैं पढ़ाता हूं। क्या तुम पढ़ाते हो, नहीं मैं नहीं पढ़ाता। तो ये हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकता है और WH वर्ड से बन सकता है। दोनों तरीके से अपन भी बना के सीखेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, WH वर्ड अगर दिया गया है सेंटेंस में तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, अदर वर्ड्स है, और सबसे लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। देखो, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग बहुत जरूरी है लैंग्वेज में, ठीक है, तो ये जरूर लगानी है। तो जैसे अब WH वर्ड से बना के देखते हैं। पहले अपन तुम क्या पढ़ाते हो, देखिए यहां ध्यान देंगे, क्या अगर बीच में आ रहा है तो इसका मतलब WH वर्ड से बनने वाला है। तो क्या के लिए वर्ड है WH वर्ड, कौन सा है, व्हाट। अब अपना सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, ये क्या कहता है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है यू, ये सब्जेक्ट लिख दिया यू, व्हाट डू यू टीच, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना। अब अगर अपन हेल्पिंग वर्ब से बना के देखें, क्या तुम खेलते हो, तो क्या शुरू में आ गया, किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आ रहा है तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। तो ये बनेगा डू यू प्ले, और ये क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, और मेरा तो मानना ये है कि ये सब चीजें आपको पहले से पता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपन बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक आगे बढ़ेंगे, तो बेसिक लेवल मेरा बताना ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपके ही कई साथी ऐसे भी हैं कि जो वास्तव में ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अपना ये जो वीडियो है, अपना जो कार्यक्रम है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो सकता है आप में से कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ें पहले से ही आती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से ही आती है, आपका ज्ञान अपडेट हो रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि हम कैसे पहचाने, जब एग्ज़ाम में अपने पास पेपर में कोई सेंटेंस दिया गया होगा तो हम ये कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, या फिर हमको इसमें कौन सा टेंस फिलअप करना है। तो उसके लिए कौन कौन से टाइम एडवर्बियल्स हैं, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, और आपसे मैं अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।